नाज़रीन, आप देख रहे हैं नुक्ता इतराज़। मैं हूँ यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को जो है मुख्तलिफ इशूज़ पे उस कमेटी को ब्रीफ किया गया, जिसके अंदर अगर अमन व अमान की सूरत हाल की बात करें, ऑफकोर्स वो सबसे बड़ी हाईलाइट थी। इस वक्त जो सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, दहशत गर्दी दोबारा से सर खुदा खासा पाकिस्तान में उठा सकती है। ये जो एक खदशा इस वक्त मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, उसको लेकर बहुत तफसील से आज जो इजलास हुआ उसके अंदर बातचीत भी की गई। जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उन्होंने अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। इस वक्त हमारा अफगानिस्तान के साथ जो एक मामला है, अफगानिस्तान की जो सूरत हाल है उसका पाकिस्तान पर क्या इम्पैक्ट या असर हो सकता है, जो स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर साहिबा ने उस हवाले से ब्रीफ किया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को। एंड जैसे कि हम सब जानते हैं कि अमन व अमान की बात करें, दहशत गर्दी की बात करें, या मुल्क में जो इस वक्त सिक्योरिटी की सूरत हाल है उसके हवाले से बात करें, तो हर मामला डायरेक्टली किसी भी मुल्क की फाइनेंशियल जो सूरत हाल है उसके साथ भी लिंक्ड होता है, जुड़ा हुआ होता है। तो इस वक्त मुल्क में जो मौजूदा हुकूमत है उसकी माशी पॉलिसीज़ क्या हैं, माशी सूरत हाल क्या है, उसके हवाले से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने भी जो है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी को ब्रीफ किया और तफसील से जो है वो हर इशू को हाईलाइट किया, उस पर बात की। जो एलामिया सामने आया है उसके अंदर इसी अज़्म का इजहार किया गया है कि मुल्क की सलामती के ऊपर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। मुल्क की जो माशी मामलात हैं उनके ऊपर भी बहुत इफेक्टिवली काम किया जाएगा और इस मुल्क की बका के लिए जो भी हर मुमकिन कोशिश है वो जो है वो की जाएगी। कुछ इस पर बात करेंगे। आज की जो ये इजलास है इसके ऊपर भी बात करेंगे। जो इशूज़ इसमें रेस किए गए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन पर भी बात करेंगे और कुछ बात करेंगे मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से वो जो तारीखों का सिलसिला है वो हम देख रहे हैं कि फिर से रिवाइव भी हो रहा है और बढ़ता भी चला जा रहा है। कौमी असम्बली में इस्तीफों का जो मामला है उसको लेकर एक्सपेक्टेड था कि पिछले हफ्ते में किसी भी दिन शायद इंडिविजुअली पीटीआई के जो एमएनएज हैं वो पेश हो जाएंगे और मुस्ताफी हो जाएंगे, लेकिन हमने ये देखा कि ऐसा नहीं हुआ और अब फिर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बज़िद दिखाई देती है कि इज्तिमाई इस्तीफे जो है मंजूर कर लिए जाए। तो इस पर बात करेंगे। और जैसे मैंने तारीख की बात की है, अब उन्होंने ये कहा है कि हम कल से मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। 3 हफ्ते हम एहतजाज करेंगे महंगाई के खिलाफ इस हुकूमत को घर भेजने के लिए, और 3 हफ्ते के बाद इमरान खान साहब जो है वो अगले लाहे-अमल का ऐलान करेंगे। तो इस पर भी बात करेंगे कि अब 3 हफ्ते के बाद मजीद क्या लाहे-अमल है जो खान साहब की तरफ से हम तवक्को कर सकते हैं। हमारे साथ जो मेहमान है तारुफ करवा के हम गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तजियाकार हैं, जावेद सिद्दीक साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। अवामी नेशनल पार्टी से सीनियर सियासतदान है शाहिद सैयद साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। फॉर्मर गवर्नर है, सीनियर सियासतदान है, रफीक रजवाना साहब ने ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजिज धामरा साहब जो है वो मौजूद है। रजवाना साहब आपसे सिर्फ गुफ्तगू का आगाज कर लूँ। सिंस यू आर इन गवर्नमेंट, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और बहुत सारी तफसीली ब्रीफिंग उनको दी गई है, खासतौर पर जो अमन व अमान की इस वक्त सूरत हाल है। मैं पहले उसी से आगाज करना चाहती हूँ सर, क्योंकि अनफॉर्चुनेट बात यह है कि जब हम बात करते हैं दहशत गर्दी की, अमन व अमान की सूरत हाल की, तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा जो है वो सम वॉट जो है वो मरकज़ निगाह है, वहाँ के लिए लेकर एक कंसर्न जो है वो एग्जिस्ट करता है। लेकिन तर्जुमान केपी हुकूमत जो है बैरिस्टर सैफ, वो कहते हैं जी हम थोड़ी लेकर आए हैं दहशत गर्दी, हम तो बल्कि इसको फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। विफाक की जिम्मेदारी बनती है जो कि विफाक पूरी नहीं कर रहा। कौमी सलामती का जो मसला है और दहशत गर्दी का मसला है, कौमी भी है, सूबाई भी है, मगर सबसे बड़ा है कि कौमी है। कौमी से ये नहीं मुराद के फेडरल गवर्नमेंट का है, कौमी से मतलब है नेशनल इशू है। तो जो बंदा जहाँ भी अरबाब इख्तियार में शामिल है, जिस जगह पे भी बैठा है, उसका इशू है, आवाम का इशू है। इसको कंट्रोल करने के लिए हर इदारा, वो चाहे फेडरल गवर्नमेंट के महतात काम करता हो, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हो, या सूबाई हुकूमतें हों, या और लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हो, वो सबकी जिम्मेदारी है। इसको सियासत की नजर, कम से कम इसको तो सियासत की नजर ना करे कि जी फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं। ये तो यकजहती के साथ इकट्ठे मिलके एक पॉलिसी, जैसे आज ये इजलास हुआ है कौमी सलामती कमेटी का, बड़ा बड़ा बर वक्त इजलास हुआ और बड़ी जरूरत है। ये कलेक्टिव विजडम के फैसले जो वहाँ हुए, तमाम लोग उसमें जो मुतलका इदारों के लोग थे, अफसरान थे, प्राइम मिनिस्टर साहब की जगह सदारत ये हुआ, तो ये जो है एक अहम जो है ना ये मीटिंग थी कौमी सलामती कमेटी की, उसके फैसलों पर अमल दरामद होना चाहिए। इसमें हम कहें जी वफाक करे और जो इकाई है वो न करे। उनका नुकता ये था कि ये मसला इसका बराह रास्त अफगानिस्तान से हम पर इम्पैक्ट हो रहा है और अफगानिस्तान के साथ इसको रेस करने के लिए विफाक को आगे आना होगा, जो कि नहीं हमें लग रहा कि ऐसा हो रहा है। तो आगे आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा? ये आज जिस कमेटी का इजलास हुआ उसका क्या मतलब है? वो वफाक की कमेटी है, उसमें सारे लोग थे, तो उसमें इसीलिए तो बैठा गया कि भाई ये इस तरह के हालात हो रहे हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा कंट्रोल तो होता है, देखिए जी, पाकिस्तान की जो अफवाज है, खासतौर पर पाकिस्तान आर्मी, उसके जो जवान, उसके अफसरान जो जाम शहादत नोश कर रहे हैं और हमारे मुल्क का दिफा करते हैं,
बॉर्डर्स पे भी करते हैं और इस तरह के अंदरूनी दहशतगर्दी के हवाले से भी करते हैं, तो उनको खिराज तहसीन पेश करने की बजाय उसकी जिम्मेवारी हम डालते रहे कि उस पर है, उस पर है। ये सब की कलेक्टिव जिम्मेदारी है। वफाक इस पे पूरा अपना काम कर रहा है। इस पे तो कोई 1 मिनट की कोताही कोई ना बर्दाश्त कर सकता, ना सोच सकता। बिल्कुल ठीक है। और इस ये तरह जैसे कोई आपने कहा कि ये एक ऐसा इशू है जिसको सियासत की नज़र कम से कम ना किया जाए। शाहिद सैयद साहब, मैं खुद भी हैरान हुई हूँ ये स्टेटमेंट पढ़ के कि इस इशू को भी, जैसे अभी रजवाना साहब ने कहा है कि आप जो है वो सियासत की नज़र कर रहे हैं कि जी वफाक ने ये किया, ये नहीं किया। वो कहते हैं जी हम तो खैबर पख्तूनख्वा में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, हमने तो दहशतगर्दी को बहुत कम कर दिया, बहुत सारे मामला ठीक कर दिए, अब जो मसला रह गया वो वफाक को हैंडल करना है। नहीं, मेरी बात सुने कि वफाक अपनी जगह पे है। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, देखने वाला और सुनने वाले को सलाम देता हूँ। ये कहने की बातें हैं कि ये सूबाई नहीं, ये जिस तरीके से कहते हैं ये नेशनल मसला है और ये पूरा कौम का मसला है। बल्कि मैं समझता हूँ कि ये तो दुनिया वर्ल्ड वाइज अगर दहशतगर्दी कहीं पर भी हो हम उसकी मजम्मत करते नहीं होना चाहिए, ना अफगानिस्तान में हो ना कहीं और हो। तो ये तो अभी हमारा मुल्क में अंदर चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो चाहे सिंध में हो, लेकिन अभी तो महफूज हमारा इस्लामाबाद में नहीं। पिछले दिनों जो इस्लामाबाद में वाक़ा हुआ ये तो अल्लाह ने रहम किया कि बहुत बड़े हादसे से बच गए और एक बंदा शहादत नसीब हुआ उसका और पुलिस वाले उसने कुर्बानी दी। तो ये चीज़ अगर कोई किसी के पे डालेगा तो भाई खुदा के लिए ये चीज़ किसी एक सूबे पे या वफाक पे नहीं है, ये हम सब का इशू है और सब तभी तो ये मसला हल नहीं हो रहा है। जिस दिन हम सब ने एज ए कौम पाकिस्तानी हमने सोचा, बदकिस्मती ये है कि पार्लियामेंट में पठान, पंजाबी, बलोच, सिंधी है या पार्लियामेंट में ANP, मुस्लिम लीग नून, पीपल पार्टी, जुमात इस्लामी या PTI है। अगर हम पाकिस्तानी हो गए तो पाकिस्तानी सोचिए, ये जो बच्चे शहीद हो रहे हैं फौज के, ये किसी एक कौम के नहीं है, न ही किसी और मुल्क के, ये हमारे ही बच्चे हमारे मुल्क के हैं। गलत पॉलिसियों की वजह से जो हम नुकसान उठा रहे हैं, अगर आज भी हम सर जोड़ के न बैठे और आज भी अगर हमें इसमें सियासत करे तो मैं तो समझता हूँ कि ऐसे लोगों पे लानत हो जो इस पर सियासत करे। ये सियासत ना हमारे कौमी मसला है, हमारी कौमी इशू है। ये उस बंदे से पूछे जिसका बेटा शहीद हुआ हो। ये पाकिस्तान के कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट मुझे बताए जिसमें हमारे कैप्टन और मेजर की लाशें नहीं आए। उस सिपाही को तो छोड़, सिपाही बहुत सारे आ गए, वो सबके औलाद है। उसकी एज क्या होता है, 24 साल 22 साल, मंगनी हो गई होती या शादी का 1 साल हुआ है। हम जो लॉस कर रहे हैं बहुत बड़ा नुकसान उठा रहे हैं। शायद हम लोग इसको न समझे, हमने डॉलरों को तवज्जो दी, इंसानों को तवज्जो नहीं दी, तभी हमने इंसानी लाशें बहुत उठाई। लेकिन आज भी अगर हम इसमें सियासत करें या पार्टियों पर डालें या वफाक और सूबे का सब्जेक्ट करें, ये गलत है। हम इसको कंडम करते हैं, ये सबका मसला है। और सबसे बड़ी बात ये कि PTI वाले उन्होंने तो शुरू दिन से कहा उनको बत्ते दे रहे हैं, खुद वो फरियाद करें, आज उनको खुद वो परेशानी उठानी पड़ती है। खुद मुराद सही से पूछे वो क्या बता रहा है। तो बाहर खाली के PTI वाले से तो मेरे ख्याल में ऐसी तवक्को भी नहीं करना चाहिए कि वो इस इशू को हल कर दे। ना उनकी बचने हैं, उनका जो काम है वो पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना है, पाकिस्तान को डिस्टर्ब करना। मैं आपकी तरफ सर आती हूँ, जावेद सिद्दीकी साहब मौजूद है। सर यहाँ पर ये राय, और ये राय मैं सुबह से सुन रही हूँ कि ये इन ऑन गोइंग सिचुएशन के पेश नजर बहुत बर वक्त थी जो आज की कमेटी ब्रीफिंग हुई है या इजलास हुआ है। सर ऐसा अगर मैं आपसे कहूँ कि एनालाइज करें कि क्या था जो बर वक्त नहीं हुआ कि हम अनफॉर्चुनेटली फिर इस सूरत हाल को फेस करने की पोजीशन में लग रहे हैं। वो जैसे भी शाहिद सैयद साहब ने कहा कि जो पिछले 1-2 हफ्ते पहले हुआ वो कहीं नहीं हुआ, दूर दराज के इलाके में फेडरल कैपिटल के अंदर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी हो सकती है। मेरा ख्याल है ये एक जो होती है ना कंप्लेसेंसी, यानी आप हमने ये सोचा था कि टेररिज्म को हमने शिकस्त दे दी। बड़े बड़े ऑपरेशन हुए, ज़रब अज़्म ऑपरेशन हुआ, रद्दुल फसाद हुआ, ये सारे ऑपरेशन जो थे इनमें वज़ीरिस्तान में अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर बहुत बड़े ऑपरेशन के ज़रिए इनके ठिकाने जो थे वो सारे के सारे जो है हाइड आउट्स इनकी वो डेसिमेट कर दी गई, तबाह कर दी गई थी। और एक हमने देखा कि पिछले 3-4 साल में टेररिज्म जो है उसके वाक़यात बहुत ही कम हो गए थे। ये रिसर्जेंस जो हुआ है ये उसका नतीजा है जो TTP के साथ मुज़ाकरात हुए, उनको गया कि जी आप सीज़ फायर करें और ये करें और वो करें। तो मुज़ाकरात से ये मसला हल नहीं होता। TTP ने कभी भी दहशत गर्दी से दस्तबरदार होने का या उसको छोड़ने का ऐलान नहीं किया। अफ़गानिस्तान में हमारी जो हुकूमत तालिबान की है जिसके हम बहुत ही पुरजोश सपोर्टर हैं, उससे तवक्को कर रहे थे कि वो उनको अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगी, हमारी ये तवक्को थी।
उन्होंने भी टीटीपी को कहा कि आप मुज़ाकरात करें हुकूमत पाकिस्तान से, यहाँ से हमारी सरजमीन से कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बदकिस्मती की बात है कि टीटीपी की मुदाखलत, तालिबान की मुदाखलत के बावजूद टीटीपी ने अपना रवैया नहीं बदला। और एक और बदकिस्मती की बात हुई कि अभी जो हमारी अफ़गानिस्तान के ऊपर बॉर्डर क्लैशेज़ हुई हैं, 2 कम अज़ कम हुई हैं, उसमें हमारे पुरअमन शहरी, बच्चे, बूढ़े शहीद भी हुए, ज़ख्मी भी हुए। इस पे भी हमारी बातचीत चल रही है अफगानिस्तान के साथ। लेकिन सर क्या हम किसी पॉइंट पर ओवर एंथुसियास्टिक हो गए उस पीस को लेके, जो हमें लगा कि पाकिस्तान में फाइनली रिस्टोर हो गया है, कि हमने उनको रीग्रुप होने की दोबारा, उन्हें वापस रिजुविनेट होने की हमने स्पेस दे दी? हमारा फोकस उससे हट गया था। हाँ। और हमने ये बात बुला दी या फरामोश कर दी कि ये दोबारा रिसर्जेंस हो सकती है, वाक़यात दोबारा हो सकते हैं। और टेररिज्म, जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, उन्होंने अपना एजेंडा छोड़ा नहीं है। तो ये अब मेरे ख्याल सिक्योरिटी फोर्सेस जो है हमारी, उन पर जो अटैक्स हुए हैं पिछले चंद हफ्तों में, वो बहुत ही तशवीशनाक है। और उन्होंने अफसरों समेत जवानों ने शहादतें जो हैं वो हासिल की हैं, शहादतें हुई हैं उनकी। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि इस दौर में जबकि हम इसके लिए ज़्यादा अलर्ट नहीं थे ये हुआ है। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि जो सिक्योरिटी कौंसिल की आज मीटिंग हुई है कमेटी की, उसमें अब लाया अमल तैयार होगा। और मेरा ख्याल है कि अब से फिर एक बड़े एक्शन की प्लानिंग होगी। नेशनल एक्शन प्लान के रिवाइवल की बात है, नेक्टा के रिवाइवल की बात है। अभी तक तो यही जितने भी टेररिस्ट आउटफिट्स पाकिस्तान के अंदर ये स्लीपर सेल हैं, जो खामोश हुए हैं, वो भी रीएक्टिवेट हो रहे हैं। तो उनको एलिमिनेट करना, उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक मरतबा फिर पूरी डेडिकेशन के साथ इनके ऊपर जो है। पर हर चीज़ के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम हो। वो एक बहुत बड़ा मसला है। मैं धामरा साहब से अगर इस इशू पर सवाल कर लूँ सर, कि सियासी इस्तेहकाम, इतने सीरियस इशूज़ हैं, जो भी बात हम कर रहे थे यहाँ पर अमन अमान की, दहशतगर्दी की सूरत हाल की, आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है सर, किस तरीके से इस इशू पर कंसेंसस आप समझते हैं कि बिल्ड हो सकता है, या आप समझते हैं कि इन द लाइट ऑफ व्हाटएवर इज हैपनिंग कंसेंसस का ख्याल इस वक्त छोड़ दिया जाए, बस काम किया जाए इंडिपेंडेंटली? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि पॉलिटिकल जो है वो सूरत हाल एक पेज पे होनी चाहिए। और जो सूरत हाल पाकिस्तान में माजी की रही दहशतगर्दी के हवाले, आपको याद होगा कि उस वक्त भी एक धरना था, और धरने के दौरान एक पार्टी की वहाँ पर सूबाई हुकूमत थी, मगर बावजूद उसके कि जब APS का वाकया हुआ तो तमाम पॉलिटिकल क़यादत जो है वो एक साथ बैठी और उन्होंने जो डिसीजन लिए उस पर एक्शन भी नजर आया। तो आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, मगर अनफॉर्चुनेट सूरत हाल एक लिहाज से ये भी है कि जब TTP को वहाँ पर पहले कमजोर किया गया, फिर तालिबान की हुकूमत आई, फिर उन्होंने उनको कहा कि जी आप मुज़ाकरात करें, मगर यहाँ से जो मुज़ाकरात हुए उनमें ये अचानक से हमले नहीं हुए। जो अभी आप ये सूरत हाल बॉर्डर पे अफगान पाक जो बॉर्डर है उस पे जो ये वाकयात रोजमा हुए हैं, ये अचानक से नहीं हुए हैं। TTP ने कई महीनों से अपने ठिकाने वहां पर रखना शुरू कर दिए, और वहां की जाहिर सूबाई हुकूमत जो मौजूद थी उनकी तरफ से भी जो है वो हाथ पे हाथ रखा गया, और यही कहा गया कि जी अब क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो चुकी है, फेडरल गवर्नमेंट जिम्मेदार है, मगर वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उनके कोई भी एक्शन वहाँ पे नजर नहीं आ रहा था। और बात यहाँ तक पहुँच गई कि आज हम सब फिक्रमंद हैं, और ये बिल्कुल कौमी मसला बन चुका है। ये फेडरल गवर्नमेंट का नहीं है, ये कौमी मसला है और थ्रेड है। एक बार फिर हमारी कौम को, हमारे उन सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारों को, उनके जवानों को, उनके जवान और अफसरान से जो हैं, तो मैं फिक्र है हम सबको पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ जाना होगा, हमें एक पेज पे आना पड़ेगा। आज सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग हुई है उसको भी सपोर्ट करने के लिए हमें पॉलिटिकल जो एक ग्राउंड है उस पे भी हमें एक जगह पे नजर आना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेट ऐसा होता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं, आप कह रहे हैं पॉलिटिकल ग्राउंड पे एक जगह होना चाहिए। वैसे भी देखें एक इस तरह की कैफियत है, एक खदशा एग्जिस्ट करता है दहशतगर्दी का कि खुदा न खास्ता हो सकती है मुल्क में। खान साहब ने तो फिर मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दे दी है सर। मैंने यही कहा, मैंने अपने अल्फाज में ये भी कहा कि ये होना चाहिए, मगर अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जिस शख्स से हम जो अपोजिशन में हैं और उस अपोजिशन जमात की उस सूबे में हुकूमत भी है, एक पेज पे नहीं आ रहे हैं। वो किसी भी सूरत में
नेशनल इशू पर भी, कौमी इशू पर भी वो एक पेज पे नहीं आ रहे हैं। ये अनफॉर्चुनेट सूरत हाल है आज पाकिस्तान की सियासत। बिल्कुल। अच्छा रफीक रिजवाना साहब, सर यही सवाल आपसे अगर कर लूं, वो 3 हफ्ते की पूरी प्रोटेस्ट की प्लानिंग उन्होंने जो है आज उनके सीनियर रहनुमाओं ने मीडिया के सामने आके रख दी। वो कहते हैं हम 3 हफ्ते जो है वो एहतजाज करेंगे महंगाई के खिलाफ और फिर उसके बाद अगला लाहे अमल देंगे और एहतजाज का मकसद यही है कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इस हुकूमत को घर जाना होगा। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि सियासतदान का जो असल मकाम है वो है पार्लियामेंट, और उन्होंने खुद पार्लियामेंट छोड़ी और अपने MNAs को भी छुड़वाई। अब ये बातें इसी में मैं अर्ज करता चलूं, बाद में शायद ये डिस्कशन होगी। अस्तीफों की बात जब आई तो स्पीकर साहब ने सब चीज़ों से पर्दा उठा दिया कि उनकी पार्टी के अपने लोग क्या कह रहे हैं, कौन छुट्टी ले रहा है, कौन तनख्वाहें ले रहा है, कौन फोन कर रहा है कि हमसे जबरदस्ती ये अस्तीफे दिलवाए गए, और कौन कह रहा है कि जी हमारे दस्तखत जाली। एने हम वो बाद में इसकी गुफ्तगू करेंगे। तो इमरान खान साहब की जो असल जगह है वो है पार्लियामेंट। ठीक है जी, एक बड़ी जमात के वो लीडर है और उनका अपना एक मकबूलियत भी अपने हिसाब से उनकी है, तो उनको पार्लियामेंट जाना चाहिए। बात ये है कि मुल्क जिन हालात का शिकार है और जिस मौजू पर ये आज का जो पहला मौजू है जिस पर आप गुफ्तगू कर रही हैं और हम भी गुजारिशात कर रहे हैं, मुल्क की सलामती और दहशतगर्दी, तो क्या इस की सलामती और दहशतगर्दी में हमें पार्लियामेंट में बैठ के फैसले नहीं करने चाहिए? नंबर 1। नंबर 2, क्या हम ये फैसले जो हैं इनको छोड़ के प्रायोरिटाइज करें इस बात को कि मैंने तो 3 हफ्ते सड़कों पे एहतजाज करना है। ठीक है जी, अब मैं अल्लाह ताला इन एहतजाज करने वालों को सलामत रखे। जो दहशतगर्दी की लहर अब फैल रही है खुदा ना खास्ता, तो ये अगर एहतजाज करेंगे, लोगों को एहतजाज की कॉल देंगे, मैं कहता हूँ उनके मालो जान की अल्लाह हिफाजत करे, खान साहब की भी और उसके जो शुरका होंगे उनकी पार्टी के, उनकी भी मालो जान की हिफाजत करे। क्या इन दिनों में ये रिस्क लेना चाहिए? नंबर 1, क्या इन दिनों में हमें मुल्क को गैर मुस्तहकम करना चाहिए या इन दिनों में मुल्क को अंदर से मजबूत करें ताकि बाहर के लोगों से मुकाबला यकजहती के साथ किया जा सके? मैं ये समझता हूँ ये उनकी अपनी एक सोच है। जिस दिन से अप्रैल से वो असम्बली उनके खिलाफ अदम एतमाद हुआ, उनको असम्बली से निकाला नहीं, उनकी हुकूमत खत्म हुई है, तो उनको पार्लियामेंट में बैठने की बजाय सड़कों का शौक है, तो उनका अपना मुकद्दर है, सड़कों में खाक छानते रहे, अल्टीमेटम देते रहे, एहतजाज करते रहे, हफ्तों का टाइम देते रहे। लेकिन सर ये तो आइडियल सिनेरियो है ना, ऐसा हो नहीं रहा। परवेज अशरफ साहब ने फिर से दावत दी है कि वापस पार्लियामेंट में आए, उसका उन्होंने कैटेगोरिकली जवाब दिया और मुस्तरद किया कि हम नहीं आएंगे। मैं आपने बात की है तो मैं तो आइडियल मुल्क के लिए आइडियल नहीं है, ये सिर्फ यही सूरत हाल चल सकती है। आइडियल तो बहुत दूर की बात है। ठीक है जी, उनका एक अपना एक स्टैंड है, उनके एक स्टैंड में खड़े हैं, ट्रांस में खड़े हैं, उसी पे चलते जा रहे हैं। पहले वो ऐलान करते हैं, फिर मुशावरत करते हैं। अब सब ये तोड़ने जा रहे थे, वो पहले ऐलान कर दिया, फिर मुशावरत हुई, फिर मसला लटक गया। मेरी गुजारिश ये है, हम तो हर प्रोग्राम में यही गुजारिश करते हैं कि क्या इस वक्त सियासत को टॉप प्रायोरिटी देनी चाहिए या मुल्क की सलामती? मुल्क की सलामती के अब 2 हिस्से हैं। एक मुल्क की सलामती है टेररिज्म के खिलाफ, मुल्क की सलामती है बॉर्डर पे सिक्योरिटी की, और दूसरी मुल्क की सलामती इंपॉर्टेंट है सियासी अदम इस्तेकाम की बिना पर जो माशी अदम इस्तेकाम है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग-अलग डालने, चाहे वो उनकी पार्टी PDM पे डालती है, हम तकरीरों में या हम अपनी बहस मुबाहिसे में, टॉक शो में हम इन पर डालते हैं। इस बात को एक तरफ रख दें। क्या ये मसला, क्या ये मईशत का अदम इस्तेकाम, क्या ये सियासी अदम इस्तेकाम, क्या ये दहशतगर्दी नेशनल इशू नहीं है? इसको पर्सनल इशू क्यों बनाते हो भाई? अगले इलेक्शन का इंतजार करो, पर्सनल इशू मत बनाओ। कहीं तो ब्रेक लगानी चाहिए, सबको रोकना चाहिए। यहाँ तो यही है कि वो एक पार्टी आती है, वो उसको मुरद इल्जाम ठहराती है, दूसरी आती है, दूसरे को मुरद इल्जाम ठहराती है। असल मसले की तरफ तवज्जो दे, बैठे सर जोड़ के बैठे, कलेक्टिव विजडम का काम करे खुदा के लिए। ये ना हो फिर कौम किसी भी सियासी पार्टी के साथ खड़ी ना हो। बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली खान साहब ब्रेक लगाने के मूड में लगते नहीं है। शाहिद सैयद साहब पार्लियामेंट वापस आए, ये ऑब्वियसली एक सबसे अच्छा बड़ा हल जो समझ में आता है वो यही आता है, लेकिन जैसे मैंने अभी कहा कि खान साहब ने तो बड़े कैटेगोरिकली मुस्तरद किया है कि पार्लियामेंट तो वो किसी सूरत वापस नहीं आएंगे। तो ये जो मामलात इतने उलझे हुए हैं,
इनका क्या बनेगा सर? ये कलेक्टिव विजडम के बगैर या यूनिटी के बगैर या कंसेंसस के बगैर मईशत और अमन व अमान इन दोनों को कैसे आगे लेके जाया जाएगा? इसमें कोई दो राय नहीं है कि इमरान खान का एजेंडा इस मुल्क को ख़राब करना, बर्बाद करना, दिवालिया करना, इसको अखलाकियात से लेकर के माशियात तक उसको बर्बाद करना उसका ठेका है। वो उसी पे कारआमद है। वो जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो उनको चाहिए था कि वो अपोजिशन को साथ ले चलता, नहीं चलाया साथ। जब अब वो हुकूमत में नहीं थे तो भी एहतजाज, उस सबको ये गलत, सारे गलत। और एक मैं से यूँ ऐसा नहीं है। हकीकत ये कि उसने पाकिस्तान आर्मी की जो बदनामी या फौज की जो बदनामी की, जो 70 सालों में नहीं हुआ था, उसने 3 साल में करके दिखाया। इस मुल्क के इदारों को बदनाम किया, इसने इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया, इसने जुडिशरी को ख़राब कर दिया। इस बंदे ने किसको छोड़ा? वो इदारे जो मुल्क उस पर चलता है, वो इदारों को इसने तबाह बर्बाद कर दिया। इसने मीडिया को नहीं छोड़ा, अखलाकियात तबाह कर दिए। हमारे जैसा बंदा, अब आप देखो, हमारा दिल नहीं चाहता कि हम टीवी पे आके इंटरव्यू किसी को दे। हम क्या बताएं, हम इसको क्या जवाब दें? अफसोस ये कि हम तो शुरू से ही समझे थे कि इमरान खान की ना अहलियत है, ना काबिलियत है, ना उनकी प्लानिंग है। मगर उन लोगों पे हमें अफसोस आता है कि वो आज भी इसको देख रहा है, आज भी इस चीज़ इंतज़ार में है कि वो पार्लियामेंट आ जाएगा। वो पार्लियामेंट क्यों आ जाएगा? क्या वो पाकिस्तान को बर्बाद करना नहीं चाहता? वो तो चाहता है। तो वो पार्लियामेंट क्यों? पार्लियामेंट में आगे बात होगी ना, सियासतदान बैठ के बात करते हैं। मसाइल का हल, माशी हालत ख़राब है, हाल जो सिक्योरिटी जो हालात है, ये बलूचिस्तान का जो इस वक्त हालत चल रहा है। फिर अफगानिस्तान में जो आई हुई हुकूमत है, वो खुद क्या वो अपना घर बना सकता है कि उससे हम ये तवक्को करें कि TDP को कंट्रोल करेगा? वो उनको वो अपने झंडे पे अभी तक लड़ रहा है। वो अपने मार्केटों में अपने स्कूल बच्चियों के ऊपर वो लड़ रहा है। उनकी अपनी कंट्रोल नहीं है, हम उनसे तवक्को करते हैं। ये हमारी खामियाली, ये हमारी गलती है कि हम दूसरों से क्यों तवक्को करें? हमें अल्लाह ताला ने बेहतरीन फौज दी है, हमें यकसू होना है। और हमने जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया था, जिस वक्त हुआ था APS के बाद, उसके ऊपर उसको अब रिवाइज करें, देख लें कि हमने कहाँ कहाँ कोताही छोड़ी, हमने किस किस चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया। देखो, बातों से नहीं होगा। हम बरमला कह रहे थे, आप उसमें गोल्ड और बेट करते हो, आप उनको ये रास्ते बताते हो। फिर बदकिस्मती ये कि आप इमरान खान से ये तवक्को करना कि वो पार्लियामेंट में आके और वो मुल्क के माशी हालत पे और ये अंदरूनी बैरूनी खदशात पे बात करेगा। वो क्यों करेगा? कब वो जो आप कह रहे हैं मुझे तो उसे तवक्को नहीं है। वो कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। आपने कहा जो तवक्को करने वाले, मेरे ख्याल है उनको उनकी तवक्कुआत का जवाब मिल रहा है। वैसे क्यों आएगा? अब वो जो है वो एहतजाज की तो जो बात है वो पहले भी हमने देखा। अब उन्होंने एक नए एहतजाज का प्लान जो है फ्लोट कर दिया है। 3 हफ्ते मुल्क गिर एहतजाज करेंगे वो कहते हैं, और 3 हफ्ते के बाद फिर लाहे अमल देंगे। वो मिसाइल बना हुआ है, वो मुल्क को बर्बाद करना चाहता है। जी शायद सही साहब इजाजत दीजिएगा, मैं जावेद सिद्दीक साहब से इस पे कमेंट करूंगी। खान साहब की जो स्ट्रेटजी है, जो सड़कों पे आना, मार्च करना, एहतजाज करना, प्रेशर डालना एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, मौजूदा हुकूमत के ऊपर, कि वो उनकी जो शराइत हैं उस पर आए और इलेक्शंस फौरी करवा दें, ये उनकी स्ट्रेटजी थी। और उनका ख्याल था कि शुरू में कि इस्लामाबाद को मैं घेरे में ले लूँगा, प्रेशर बिल्ड करूँगा, जैसे उन्होंने पहले एक धरना दिया था। वो काम नहीं हो सका, वो हुआ नहीं। अनफॉर्चुनेटली वो उसमें नाकाम रह गए। फिर उन्होंने पैंतरे कई बदले, कई स्ट्रेटजीज उन्होंने बनाई हैं। पहले तो उन्होंने असेंबली से, कौमी असेंबली से जो है उसका बाइकआउट किया और कहा कि हम रिज़ाइन करते हैं। ये भी कोई सैनर कोर्स नहीं था, ये कोई एक सियासतदान या सियासी पार्टी का वो मैदान खाली नहीं छोड़, मैदान को खाली नहीं छोड़ा जाता। नहीं लड़ सकते मैदान छोड़ के। आप वहाँ भी रहे, आप सड़कों पे भी आए, लेकिन आपने तो पार्लियामेंट छोड़ दी। और सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने कुछ केसेस में उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू गो बैक टू द पार्लियामेंट, क्यों नहीं जाते और आप कानून साजी में हिस्सा लें और वहाँ एहतजाज करें, वहाँ उस कानून साजी को रोकें जो आपके ख्याल में मुल्क के मफाद या अवामी या शहरी लोगों के ख़िलाफ़ है, उसको रोकें। लेकिन वो नहीं आते वहाँ पे, और उनका गुस्सा ठंडा नहीं हो रहा। उनका गुस्सा ये है कि मुझे क्यों निकाला, ठीक है, इसलिए वो इस पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं मैं इन चोरों के साथ बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं। एक बड़ा निहिलिस्टिक
वो तो जो कुछ कहते हैं वैसे उसका जी। तो क्या ही तज्जिया करना, तो वो कहते हैं वो मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो करप्शन के खिलाफ Exactly. किरदार अदा करे, वो एहतसाब करे। ये अब कहते हैं कि नैब मेरे कंट्रोल में नहीं था, कोई और उसको कंट्रोल कर रहा था, इसीलिए केसेस जो हैं ये लॉजिकल एंड पे नहीं पहुंचे, ये सारी बातें वो कर रहे हैं। लेकिन उनकी स्ट्रेटजी जो है उनके ऑब्जेक्टिव्स के हुसूल में उनकी मददगार साबित नहीं हो रही, बिल्कुल नहीं हो रही। और उनको इसको दोबारा सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना चाहिए। उनकी पार्टी के अंदर कुछ सैनर एलिमेंट्स हैं जो उनको मेरा ख्याल है मशवरा देते रहे हैं कि हमें इस एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाहिए। कौन से सैनर एलिमेंट्स है जो परवेज अशरफ साहब से की मुलाकात के दौरान गायब हो गए थे, उनकी बात करें आप? वो भी हैं, मज़ा शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, एक मंजे हुए सियासतदान हैं। हाँ। इसी तरह परवेज़ खटक साहब भी हैं, और भी कुछ लोग होंगे जो उनको कहते रहे कि इस एक्सट्रीम पे ना जाएं। लेकिन उनकी जो खान साहब की जो ज़िद है और उनकी अना है वो उनको फोर्स कर रही है कि वो हर चीज़। तो पार्टी के अंदर तो कोई रिफ्ट नहीं आप देखते, क्योंकि पेशी शायद सख्त लफ्ज हो जाएगा, लेकिन इस बात पर जवाब तलबी तो की है खान साहब ने बुला के इन पर्सन दोनों से। जी उनसे की है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये ज़िद और अना जो है ना ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है। पॉलिटिक्स में फ्लेक्सिबिलिटी और लचक है। हाँ। पॉलिटिक्स में समझौता है, रिकन्सिलिएशन है, मुसालियतें हैं। ये हर चीज़ आपकी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक नहीं हो सकती, दुनिया में कहीं नहीं होती। और जमहूरियत इसी चीज़ का नाम है। जमहूरियत अकोमोडेशन का नाम है, मसालियत का नाम है, गिव एंड टेक का नाम है। और अगर ये वो नहीं करेंगे तो अपने आप को तबाह कर लेंगे। मैं नहीं समझता कि वो किसी और को तबाह करेंगे, वो ख़ुद अपनी पार्टी और अपने जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं उनको तबाह करेंगे। अभी तक भी ऐसा लगता है यही है कि कॉस्ट जो अगर कोई बेयर कर रहा है इस सारी उनके एक्शंस की, तो वो खुद ही कर रहे हैं, किसी और पर वो कॉस्ट नहीं डाल रहे। लेकिन एक उसकी ये भी है, एक रेमिफिकेशन या एक उसका असर ये है कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो बड़ी ही ख़तरनाक सूरत हाल में दाखिल हो गई, यानी रेड जोन से भी आगे चली गई है। तो उसके ऊपर भी उनको सोचना चाहिए कि ये जो उनका तर्ज अमल है, ये सोच है पाकिस्तान की मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा रही है। बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान का सोच है ना। प्राइम मिनिस्टर ने उनको कहा था कि मिसा के मईशत कर लेते हैं। हाँ। शुरू में उनको कहा था कि आए बैठ के इस पे तो बात कर सकते हैं, चलें बाकी डिफरेंसेस हो सकते हैं, सियासत करें, लेकिन कुछ एरियाज को अलग कर दें। वो नहीं कर रहे। अच्छा धामरा साहब, सिंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज आल्सो पार्ट ऑफ द यूनिटी गवर्नमेंट, तो ये सवाल मैं रिजवाना साहब से भी करूंगी, पहले आपसे पूछ लेती हूँ कि ये जो पीटीआई के एमएनएस के इस्तीफे का मामला है, जो एमएनएस इस बात को आके पब्लिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वो नहीं मुस्ताफी होना चाह रहे थे और उनको फोर्स किया गया है, उनकी इतनी फिक्र हुकूमत को क्यों है? एक सवाल आपके नाकिदीन ये कर रहे हैं कि जो भी मामला है ये इस्तीफे मंजूर हो जाने चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पर रिफ्लेक्ट कर रहा है कि गवर्नमेंट डिले करना चाहती है, इस मसले को टाइम बाय करना चाहती है इस इशू की वजह से। धामरा साहब आप मौजूद है सर? नहीं, मेरा ख्याल है हमारी राब्ता मुनक़ता हो गया। रिजवाना साहब सर, अगर आप इसी चीज़ पे आपसे भी मैं यही कमेंट लेना चाह रही थी कि एक सवाल ये किया जा रहा है कि हुकूमत क्यों बज़िद है कि इनफरादी तौर पर आए, इस मसले को बस ख़त्म करें, इस इशू को आगे बढ़ाएं। ऐसा लगता है कोई रिलक्टेंस है हुकूमत के एंड पे। इसमें क्लैरिटी कर दूं मैं, बड़ी दफ़ा ये मीडिया में भी आ चुका है और मैं कानून का तालिब इल्म हूँ जी। ये कानून के आगे किसी की जिद नहीं होती, ठीक है जी। ये इस्तीफे जो है आइन और जो असेंबली के रूल्स है उनके मुताबिक ये इस्तीफे मंजूर होने, ठीक है जी। अब ये देखे, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। असेंबली पे ऐलान किया गया कि हम इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे देते हैं, ठीक है। ये कानून की नजर में कोई इस्तीफा नहीं है। फिर तो ये भी हो सकता है कि जिस दिन पार्लियामेंट का असेंबली का पहला इजलास हो, वो सारों का हल्फ जो है लीडर ही ले कलेक्टिवली कि मैं इज्तिमाई हल्फ ले रहा हूँ सारों का कि हम एमएनए बन गए। इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है जी। एक कानून में दर्ज है, आइन में है कि एक तो हैंड रिटन अपने हाथ से लिखा हुआ होगा, फिर रूल्स में लिखा हुआ है, रूल गालबन 43 है, उसका सब रूल 2 या 3 में, आई एम नॉट श्योर, ये जो अपना रूल्स है उसके असेंबली के प्रोसीजर के एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस के, तो उसमें लिखा हुआ है कि वो आके खुद जाती तौर पर इस बात की वजाहत करेगा कि ये इस्तीफा मैंने बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी के हुक्म के दिया, ठीक है जी। अब एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये इस्तीफा सब पीटीआई के दोस्तों ने इमरान खान साहब के हुक्म से दिया। अच्छा, उसके बाद अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, कल जो स्पीकर साहब ने
सारे राजों से पर्दा उठाया कि कितने 22 तो उन्हें कॉल्स आई MNAs की कि हम इस्तीफा नहीं देना चाहते, हम पर दबाव है। दो MNA हजरात ने तो जो है उन्होंने अपनी छुट्टी की दरखास्त दे के तनख्वाहें वसूल करने का इंदिया दे दिया, ठीक है। अच्छा, कुछ ने जो है ना उन्होंने अपनी हाजिरी लगा दी रजिस्टर पे, ठीक है जी। और फिर आज इमरान खान साहब का मैंने एक अखबार में बयान पढ़ा है कि मैं सबको हुक्म देता हूँ कि सरकारी रिहाइश गाहें छोड़ दे। तो अब बात ये कौन से इस्तीफे हैं? ड्रामा कर रहे हैं, टाइम बाय कर रहे हैं। टाइम तो बाय ये कर रहे हैं, मैंने इस्तीफा देना है, मैं हाथ से लिख के उसके बाद मैं जाऊं स्पीकर साहब के पास, जी मुझे टाइम दे, बल्कि मैं बैठ जाऊंगी, निकाले मेरी फाइल, मेरे बयान लिख के मैंने बगैर किसी दबाव के उसके दिया है। अब जब कानूनी तौर पर ये बड़ी खुशी से जाए, ये सुप्रीम कोर्ट में बड़ी खुशी से जाए, सिर्फ ये ड्रामाबाजी है और हुकूमत को खराब करने के लिए सियासी अदम इस्तेकाम। सवाल ये, आप ड्रामाबाजी का लफ्ज इस्तेमाल करें, ये डेडलॉक है, हर तरफ से डेडलॉक है। पंजाब की सूरत हाल वो भी आपको पता है किस तरीके से हम देख रहे हैं, स्टैंडर्ड है, स्टक है। यहाँ पे नेशनल असेंबली की बात कर ले, मामला आपके सामने है। एक तरफ वो सड़कों पर आने की बात करते हैं, वो एहतजाज की बात करते हैं, इसमें से कोई वे आउट है आपको जो समझ में आता हो? एक और बात करना चाहता हूँ, पंजाब की आपने बात की है ना, असेंबलियों का फैसला इमरान खान साहब ने तोड़ा, रुक गया ना। अब ये बात वाजे हो गई कि काफी लोग जो MP हजरात है असेंबली से असेंबली नहीं तोड़ना चाहते, ठीक है। अब मुझे एक उनका नारा याद आ रहा है जो खान साहब ने बड़े नारे लगाते थे जब वो साइफर का ड्रामा किया, तो कहा जी हम कोई गुलाम थोड़े हैं। तो अब उन MNAs और उन MPs ने भी कह दिया, खान साहब हम कोई आपके गुलाम थोड़े हैं कि हम आपके कहने पे इस्तीफा भी दे दें, आपके कहने पे असेंबली भी तोड़ दें। तो ये बातें वाजे हो गई है ना। तो इसीलिए सेनर सोच का इस वक्त एक वक्त है, खुदा के लिए इस वक्त है। इक्तदार ही हर चीज नहीं होता, इक्तदार बल्कि सबसे ज्यादा अच्छी और बेहतर सियासत हमेशा अपोजिशन की होती है। बिल्कुल, लेकिन वो शायद बात खान साहब जो है उनको समझ नहीं आ रही। और सेनियर एलिमेंट्स की जो आप बात करें, वो भी खान साहब ने कमेटी तश्कील दे दिया कि आइडेंटिफाई करें उन लोगों को जो स्पीकर के पास भी जाते हैं, जो कि इस्तीफा नहीं देना चाह रहे। तो फिर देखा जाएगा। असद कैसर साहब को जो है ये टास्क भी दिया गया है। शाहिद सैयद साहब, सर मैंने जो सवाल किया रजवाना साहब से, सर वे आउट क्या है? ये तो एक डेडलॉक की सूरत हाल है। कोई कहता है वो फसाद के लिए आए हैं, वो फसाद ही चाहते हैं। अगर वो भी फसाद चाहते हैं, इस बात को मान भी लिया जाए, तो भी कुछ तो करना होता है ना सूरत हाल को बेहतर करने के लिए, वो भी जब इतने बड़े बड़े इश्यूज हमारे सामने हो। अश्विनी, सबसे पहले तो ये कि इमरान खान को छोड़ के इमरान खान की पार्टी इस्तीफा देना ही नहीं चाहते, और दूसरी तरफ से हुकूमत वक्त जो है राजा साहब भी उसका इस्तीफा लेना नहीं चाहता। उसकी वजूहात सामने हैं। उसकी वजूहात ये है कि PTI वाले को तो पता है कि दोबारा हमें ये गोल्डन चांस मिले या न मिले। उन सबको पता है कि हम किस तरीके से आए हुए, ये जाली आए थे, जाली बने थे, और वो चीज़ें सब सामने आ गई है। और इसी तरीके से राजा साहब वाले या मौजूदा PDM वाले, या जिसमें हमारे भी साथ इत्तेहाद में एक हिस्सा है, ये लोग उसकी इस्तीफा इसलिए नहीं चाहते हैं कि वो तल्ख फैसले करने थे और तल्ख फैसले कर दिए। पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, बिजली नहीं, गैस नहीं। आप जब तक अब माशी हालात को कंट्रोल नहीं करोगे तो मौजूदा हुकूमत में इलेक्शन जाने के लिए किसी सूरत में भी तैयार नहीं है। ये जो हकीकत है, ये हकीकत कोई बोले ना बोले, मैं तो बोलूँगा। उसकी वजह ये कि राजा साहब ने जब चाहा तो 11 इस्तीफे तो मंजूर कर दिए। बाकी के लिए वो अपने हाथ से लेको, राइटिंग आपकी होनी चाहिए, पेन से होना चाहिए, बाल पेन से होना चाहिए। उसमें देर सवेर क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि अभी इस वक्त अपोजिशन ने ऐसे फैसले किए हुए जो तल्ख फैसले थे, जो कि इमरान खान ने बम बिछा के रखे थे, वो अभी खोलने थे। और उसके लिए वो जो महंगाई आनी थी, जो मुल्क लोगों को परेशानी थी, इस वक्त अब दिन बाई दिन बेहतरी की तरफ जाएंगे। ये तल्ख फैसले होंगे। इस तरीके से कामों में टाइम लगता है। एक दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, टाइम लगेगा लेकिन ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि अब हम सबको यक्का होना है उसके बारे में। इलेक्शन के लिए न हुकूमत तैयार है और न इमरान खान इलेक्शन के लिए तैयार है। बातें तो बड़े बड़े कर रहे हैं, लेकिन उसका अगर इलेक्शन करने का मूड होता तो इस्तीफा देने का जो तरीका है वो एक दिन में हो जाता। आके लिखना क्या मुश्किल था, आधा घंटा ज़्यादा लग जाता। वो एक इस्तीफा में एक कागज़ के ऊपर सबने लिखवा करके और वहाँ जाके वो भी ड्रामा कर रहे हैं। और ये जो मौजूदा PDM की जो मौजूदा हुकूमत है, वो भी उस ड्रामे के साथ ड्रामा कर रहे हैं। ड्रामे पे ड्रामा हो रहा है, माशी हालत ख़राब हो रहा है, सिक्योरिटी की हालत ख़राब हो रहा है। हमें
बात करना चाहिए, देखना चाहिए इस वक्त मुल्क को जरूरत किस चीज की है, भाईचारे की, और हमें यके की जरूरत है। इस दहशतगर्दी से निपटना है। अगर अमन नहीं होगा, और इमरान खान का जो काम है वो कर रहा है, उसका काम है मुल्क को डिस्टर्ब रखना। मुल्क डिस्टर्ब है, वो एहतजाज करेगा, होगा या नहीं होगा, डिस्टर्ब होगा, इलेक्शन हो या ना हो, वो उस डिस्टर्ब करेगा। इस इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा, जब तक आपने रिफॉर्म नहीं किया हो, इलेक्शन के लिए तैयारी नहीं की हो, और आपने वो कोताही खामियों को दूर नहीं किया हो, तो अगर इलेक्शन हो भी जाएगा तो क्या इमरान खान मानेगा? उससे पूछो तो सही, वो कभी नहीं मानेगा। जब आपका इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है तो इलेक्शन कैसे करवाओगे, किसके थ्रू करवाओगे? ये सिर्फ ड्रामे हो रहा है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं ड्रामा हो रहा है। मैं बिफोर आई गो टू जावेद साहब, सर ये एक ब्रीफ कमेंट रिजवाना साहब से आपकी इजाजत से ले लूं इस बात पर। ये जो अभी शाहिद सैयद साहब ने सर बात की है, वो कहते हैं जी कि अगर ये इतना ही रूल ऑफ प्रोसीजर फॉलो करना था तो पहले 11 जो अरकान है उनके इस्तीफे क्यों मंजूर किए? रफीक रिजवाना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? आपने मेरे से पूछा है? जी जी सर, आपसे पूछा है। जिन 11 लोगों के थे उनका एक प्रोसेस उन्होंने शुरू किया, और उस प्रोसेस के बाद उन्होंने दूसरे लोगों को नोटिस दिया। उन्होंने एक जून में नोटिस दिया, उन्होंने एक मेरा ख्याल है गालबन जुलाई अगस्त में नोटिस दिए। नोटिस के बावजूद कोई बंदा पेश ही नहीं हुए जिनसे राब्ता हुआ या अदरवाइज जिनका लीगल बनता था उन्होंने कर दिया। बाकी स्पीकर साहब ने जो है कल अपने सारी चीजों की वजाहत कर दी है। तो अब कम से कम जितने भी बच गए तो एक प्रोसेस खुला हुआ है, तो उसमें ये मजबूर क्यों कर रहे हैं कि इज्तिमाई तौर पर करें? मैं आपको कह रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली कलेक्टिव रेजिग्नेशन आर इलीगल। बिल्कुल ठीक है, वो भी इतनी बड़ी तादाद में 100+ लोगों के वो है। बिल्कुल ठीक है सर, थैंक यू, आपका पॉइंट इस पर आ गया। मैं आपकी जानिब दोबारा आती हूँ। ये जो थोड़ा सा डिस्कशन को आगे बढ़ाए सर, डेडलॉक की अगर हम बात कर रहे हैं जहाँ पर अब तो और भी बहुत सारी बातें सुनने को आ रही हैं। असद कैसर साहब ने आज एक इल्जाम लगाया, उन्होंने कहा जी कि इन्होंने हमें पेशकश की है कि हम जल्दी इलेक्शन करा लेते हैं, हालांकि इसकी कोई तस्दीक कहीं नहीं बल्कि तरदीद ही हुई होगी कि करा लेते, लेकिन जो अबूरी सेटअप है वो फिर आप लंबा करने की इजाजत दे। फिर कभी बात आ रही है कुछ टेक्नोक्रेट्स की मतलब वो जो टर्मिनोलॉजीज नहीं है, जो मुझे लगता है कि इस मुल्क की सियासत में हर 3 साल बाद मुफाहिमती हुकूमत, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट वो आना शुरू हो जाते हैं, वो फिर से हम देख रहे हैं कि वही सारे मामला हैं। उसकी वजह ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है अनफॉर्चुनेटली वो पाकिस्तान के जो फंडामेंटल बुनियादी इश्यूज हैं और जिनमें इकॉनमी है, मुल्क की सिक्योरिटी है, और इकॉनमी भी सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट पिलर है। तो हम ये देखते रहे कि 90s में जब PMLN और पीपल्स पार्टी एक दूसरे से लड़ रही थी और बड़ी उनके दरमियान कशीदगी थी, तो एक ऐसा मौका आया कि हमें डिफ़ॉल्ट का ख़तरा था, तो मोइन कुरैशी साहब को लाया गया, आपको याद है, वर्ल्ड बैंक से, और वो यहाँ आए और इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बने। उनका शनाख्ती कार्ड भी यहाँ नहीं था और असर नो वो कार्ड बनाया गया वगैरह वगैरह। तो उनको ला के एक इंटरिम गवर्नमेंट बना के इलेक्शन करवाए गए। तो कहने का मतलब है कि पॉलिटिकल लीडरशिप जो है जब वो रिजॉल्व नहीं कर पाती अपने प्रॉब्लम्स को मिल के बैठ के, तो फिर टेक्नोक्रेट्स की बात आ जाती है। अभी जो पाकिस्तान को क्राइसिस है सबसे बड़ा, एक तो सिक्योरिटी का, एक्सटर्नल सिक्योरिटी का चैलेंज है, टेररिज्म का थ्रेट है, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज जो है इकॉनमी है। हर आदमी मुतासर है, आटा, चीनी, घी, तेल, जो ज़रूरियात ज़िंदगी है हमारी, वो किस हद तक महंगी हो चुकी है। तेल का अब ये तवानाई की बचत का एक मंसूबा जो है ज़ेर गौर है, उस पर कंसेंसस नहीं हो रहा। दुकानदार कहते हैं, ताजर कहते हैं हम नहीं बंद करते जी रेस्टोरेंट्स, हम दुकानें जल्दी या देर नहीं कर सकते। तो कोई कंसेंसस नहीं है, कोई इत्तेफाक राय नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन जो है वो बिगड़ी हुई है। इस वक्त सियासत करना प्योरली पॉलिटिकल गेन्स के लिए पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ है। दोनों तरफ से लचक होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि आए बैठें इस मसले को रिजॉल्व करें। मसलन टेररिज्म पे इत्तेफाक राय हो सकता है। जो नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया था उसमें तमाम पार्टियां जो उस वक्त एक दूसरे के साथ बहुत नाराज़ थी, उनकी कशीदगी भी थी, लेकिन वो सारी बैठ के उन्होंने ये नेशनल एक्शन प्लान बनाया। लेकिन सर नेशनल एक्शन प्लान के लिए, नेक्टा को फाल करने के लिए सबसे बेसिक इंग्रेडिएंट है वो है प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन। एग्जैक्टली, यहाँ पे प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन कहाँ से, मतलब वफाक और सूबे एक दूसरे के खिलाफ बरसरे पैकार है। तो यहाँ पे कैसे ये, इसलिए ये लीडरशिप का काम होता है कि इस सिचुएशन को हैंडल करना और एक ऐसा रास्ता निकालना कि कौमी इत्तेफाक राय हो जाए और कम अज़ कम मुल्क उस हद तक न जाए, वो डैमेज ना हो
कि जहाँ से हम उसको रिपेयर ना कर सकें। आपने मोइन कुरैशी वाला जो एक वो फेज था उसका आपने हवाला दिया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हो सकता है मेरी वो गलत हो, लेकिन उस टाइम पे जो सूरत हाल थी वो पॉलिटिकल टर्मोइल बहुत उरूज पर, वो बीबी की लॉन्ग मार्च और वो जो सारा एक वो मामला था जो कि हुई नहीं थी, लेकिन जाहिर है वो एक थ्रेट के तौर पे उसको परसीव किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये किया गया। आज भी खाली यही फैक्टर है कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बहुत है तो ये चहमगोइयां हो रही हैं और इस तरह की बातें हम सुन रहे हैं, या आज ये दूसरे फैक्टर ज्यादा ओवरपावरिंग है? देखिए ना, इकॉनमी भी थी उस वक्त, ये खतरा था कि कोई हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो 300 या 400 मिलियन डॉलर पे रह गए थे। कहा यह जा रहा था कि जी डिफ़ॉल्ट कर जाएगा मुल्क, बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिकल सिचुएशन थी। तो जो सोचने वाले उस वक्त थे, जो फैसला करने वाले लोग थे मुक़्तदर हल्के, उन्होंने कहा कि इस सिचुएशन से निकलने के लिए ज़रूरी है कि एक इंटरिम सेटअप बनाया जाए, दोबारा इलेक्शन करवाए, लेकिन ऐसा बंदा हो जो इकॉनमी की सूझबूझ रखता हो। तो वर्ल्ड बैंक से उनको लाया गया और वो यहाँ पे रहे, और उन्होंने एक तकरीर की थी, मुझे याद है उस वक्त PMLN की गवर्नमेंट थी जो उन्होंने हटाई थी, उन्होंने कहा जी कि ये पीडी टैक्सी स्कीम जो है इसमें बेपनाह पैसे ज़ाया कर दिए गए और ये करेंगे और वो करेंगे। तो उन्होंने एक इकोनॉमिक विंडो से सारी चीज़ को देखना शुरू किया था। तो मतलब ये है कि ये टेक्नोक्रेट्स की जो बातें आप सुन रही हैं, मैं भी सुन रहा हूँ, वो यही है कि इनसे हैंडल नहीं हो रहा, इकॉनमी नहीं हैंडल हो रही, जो कि सिक्योरिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। और डिफ़ॉल्ट्स की बातें हो रही हैं, अगरचे गवर्नमेंट इसको डिनाई करती है कि ऐसी कोई बात नहीं, आज तो भी आया है ये तो वो टेक्नोक्रेट्स जो हैं वो यही कर सकते हैं ना, यही करेंगे कि मुल्क को इकोनॉमी के लेंस से देखें हर चीज को, exactly, फिक्स करने की कोशिश करें, ये इसको हैंडल करें। अच्छा रिजवाना साहब, ये सब तरह तरह की बातें, एक तो ये कि असद कैसर साहब ने इल्जाम लगा दिया, वो कहते हैं जी कि गैर आईनी पेशकश जो है हम तक पहुंचाई गई और कहा गया है कि अबूरी सेटअप जो है उसको लंबा कर दें, आईन उसकी इजाजत ही नहीं देती, तो फिर आप लोगों ने कहा है जी कि आप लोग इलेक्शन की तरफ आ सकते हैं। एक बात, दूसरा सर ये जो कि टेक्नोक्रेटिक जो बात है, डिफरेंट अब मीडिया हाउसेज और अखबारात को आज भी आप उठा के देखिए, उसमें रिपोर्ट किया गया है कि सभी सियासी जमातें ऑन बोर्ड है, वो कहते हैं जी ठीक है टेक्नोक्रेटिक सेटअप जो है वो शायद इस वक्त मामलात को आगे ले जाने के लिए बिल्कुल ठीक फैसला होगा। लेकिन इसकी कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट तो है नहीं, सारी चीजें जो है मफरूजों पे, इसको किसी ने एक्सेप्ट भी किया और डिनाई तकरीबन कर रहे हैं। हाँ। बात ये थी कि अबूरी सेटअप जो है ये लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली इट्स नोवेयर प्रोवाइडेड। ठीक है जी। हाँ। मफरूजे पे फर्ज किया हम बात कर लेते हैं, और अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारे मीडिया पे बहुत अरसे से मफरूजों पे खबर आती है, ये हो गया तो क्या होगा, ये हो गया क्या होगा, इश्यूज है कि ये हो रहा है तो इसका क्या होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इसकी जहाँ कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में और कानून में, वो उस मफरूजे पे डिस्कशन ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी। अच्छा, अगली बात मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इमरान खान साहब की ये ठीक है बात कि जी के सियासतदानों को बिल्कुल सोचना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, एक सियासतदान जेद पे अड़ा हुआ इलेक्शन की, ठीक है जी, मान लिया जी आए इमरान खान साहब इलेक्शन कराते हैं, ठीक है जी। अब इमरान खान साहब पार्लियामेंट से बाहर, केयरटेकर गवर्नमेंट बनेगी, केयरटेकर गवर्नमेंट में लीडर ऑफ द अपोजिशन की राय होगी, ठीक है जी। और उस राय में राजा रियाज साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन है, साफ जाहिर है जिस स्टेटस के जिस हिसाब से लीडर ऑफ द अपोजिशन है, मगर है तो सही कॉन्स्टिट्यूशनली उसमें पार्लियामेंट में। अगर मैं इमरान खान साहब और केयरटेकर गवर्नमेंट में अपना मशवरा दे, नहीं होता तो फिर नाम भेजे जाएंगे कमेटी के जरिए और वो नाम जो है इलेक्शन कमीशन फाइनल करेगा। तो जब केयरटेकर की गवर्नमेंट में इख्तलाफ होगा, इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, इलेक्शन कमीशन तो वही है जिसको लाए उसी को अब उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का एक कॉन्स्टिट्यूशनल होता है, इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और उसके जो इलेक्शन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी एक मियाद मुकर्रर, उसके अलावा उनको हटाना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है, जैसे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को हटाने के लिए जाना पड़ता है किसी मिसकंडक्ट पे या और किसी बात पे, जैसे काजी फाइजी साहब के केस में गए थे, फिर वो तरीका है। तो क्या ये मुतालबा, मान लिया आएंगे इलेक्शन के लिए बैठते हैं, किसके साथ बैठेंगे? सड़कों वाले के साथ, पार्लियामेंट वालों के साथ। फिर जब बात होगी तो खान साहब कहेंगे केयरटेकर गवर्नमेंट जो है मेरी मर्जी भी शामिल करो। एक बंदा जो पार्लियामेंट में नहीं है, लीडर ऑफ द अपोजिशन नहीं है, तो क्या कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करके वो इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी? क्या कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करके इलेक्शन कमीशन को हटाया जाएगा? तो बात वो करें जो प्रैक्टिकल हो। प्रैक्टिकल हो सकता है, प्रैक्टिकल इसी तरह से हो सकती है, खान साहब की शिरकत लाजमी है, ये एक आस्पेक्ट है। ठीक है। अब दूसरी बात ये, खान साहब तो जिस दिन से आए चोर चोर का नारा लगाया, आज तक कहते हैं मैं हाथ ही नहीं मिलाना चाहता। भाई खुदा के लिए, ये पाकिस्तान का जो सियासी मैदान है ये उजड़ रहा है, उससे मईशत भी उजड़ रही है,
एक सियासी मैदान है, उसमें जो खिलाड़ी है यही जमाते हैं। कोई एक टीम अकेला नहीं खेल सकती, टीमें होती है, वो के अपने साथ मैच करती है, खेलती है, तो बैठ के बात करनी पड़ेगी। अब मैं अपनी लचक पैदा ना करूं, मैं खड़ा रहूं कि इलेक्शन तो आ जाए, बैठ जाए। उस इलेक्शन के प्रोसेस तक जाने के लिए हमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस तय करना पड़ेगा, उसको कंप्लायंस उसकी करनी पड़ेगी, ठीक है जी। फिर उसके बाद अगली बात ये है कि क्या इलेक्शन, फौरी इलेक्शन इस मुल्क के माशी अदम इस्तेकाम का हल है? क्या इलेक्शन इस मुल्क के टेररिज्म का हल है? तो बैठ के कलेक्टिव विजडम से अपनी प्रायोरिटी छोड़ के अपनी कुर्सी के पीछे भागने के या सेल्फ ओरिएंटेशन के पीछे भागने की बजाय, अपने आप को सेंट्रलाइज करने की बजाय, इस पे बात गुफ्तगू नहीं हो सकती है बैठने से। पॉलिटिक्स अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। बिल्कुल, लेकिन इट इज अ गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज, बट अगर पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने के लिए सारे फरीकैन तैयार हों, जो कि अभी अनफॉर्चुनेटली लगता है कि नहीं है। वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद आप लोगों से इस पर जरूर बात करती। बहुत शुक्रिया आपका रफीक रिजवाना साहब, सर आपने वक्त दिया। शाही सैयद साहब बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। जावेद सिद्दीक साहब से बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए, आपने वक्त दिया। आजिज हमरा साहब साथ रहे, उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। नुक्ता इतराज से आज के लिए बस यही कुछ। अश्विन जमाल को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।